नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर है जो हम राजस्थान के भौतिक विभागों का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला मैदान और दक्षिण का पठार। अरावली पर्वतमाला का विस्तार से हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने अरावली पर्वतमाला का लास्ट वीडियो में जो है मुख्य भागों को हमने देखा। देखिए, जो रीट की एग्ज़ाम थी 2 सितंबर को होने वाली थी। शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा था अभी, तो उन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट में इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से संभव नहीं हो पाएगा, और इस कोरोना की वजह से भी काफ़ी सारी जो है एग्ज़ाम्स हमारी है जो पोस्टपोन्ड हो गई है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो भी कुछ भी होता है ना, वो हमेशा कुछ अच्छाइयाँ लेके आता है। जैसे मान लीजिए एक बार हमें देखने पर वो चीज़ बहुत नेगेटिव लगती है, लेकिन उसको आप पॉजिटिव बनाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से बनाओ। मान लो कई सारी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गई। ये जो मैं टॉपिक्स लेके चल रही हूँ वो हर जो है एग्ज़ाम, उसके अंदर जो भी ज्योग्राफी है उसके अंदर ये है, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पोस्टपोन्ड हो गई है, लेकिन आपके पास बहुत समय है कि अब आप जो है आराम से जो है अपनी तैयारी को कर सको। मतलब किसी प्रकार का जब एग्ज़ाम हो तो आपको मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास समय का अभाव रह गया था, वरना पता नहीं हम कौन से तीर मार लेते। तो तीर मारने का एकदम आपके पास ये सही समय है। दूसरी बात कहूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मतलब 20 में बात ही मत कीजिए, 21 में सारी एग्ज़ाम्स चली जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, ये वही शिक्षा मंत्री जी है। फर्स्ट ग्रेड का जो भी घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम जिसको हम कह रहे थे, याद होगा आपको, एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करने के लिए लास्ट दिन तक कवायद चल रही थी, लेकिन अपने शिक्षा मंत्री जी ने एक ही बात कही थी, एग्ज़ाम तो मैं करवा के रहूँगा। कितना कुछ चला, किरोड़ी जी भी जो है धरना स्थल पर आए, वहीं जो है कई दिन रुके, लेकिन नहीं। तो ये देखिए, जैसे ही जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी को ये जो गवर्नमेंट में जो थोड़ी उठापटक चल रही है, ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। और ये कोरोना वाला भी जैसे अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन 3 कल से शुरू हो गया है, तो जैसे ही थोड़ा सा भी उनको समय मिलेगा वो एग्ज़ाम करवा देंगे, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब हमें क्या करना है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, शांति से मेरे साथ चलिए और अपनी जो है उस तैयारी को सतत रखिए, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा वो लेके जाता है जो लास्ट में 24 घंटे पढ़ता है, वो नहीं, बल्कि सतत जो चलता है। घंटे आपके कम हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको आराम से समझ के चल रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, और हर दिन कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। देखिए, अरावली पर्वतमाला हम पढ़ रहे थे, काफ़ी सारी इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने देखे थे। कुछ और एक बार जो है इसके भौतिक विभागों को देखने से पहले कुछ और जो है फैक्ट्स 1-2 छूट गए थे, उसको पहले मैं लेना चाहूँगी। देखिए, अरावली पर्वतमाला की एक बात मैं करना चाहूँगी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। ठीक है, कहीं आपको इससे ऊंची भी मिलेगी इसकी पर्वत चोटियाँ, तो कहीं कम भी मिलेगी, लेकिन औसत निकाला जाए तो 930 मीटर इस अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई आती है। दूसरी मैं बात करूँ कि ये जो अरावली पर्वतमाला है 3 जिले और एक जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है विस्तृत है। तो अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का लगभग
80% हिस्सा है। अगली मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर वो कौन सा स्थान है जहां राजस्थान की सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। 3 चीजें पूछूंगी, देखो मैं बरसात से संबंधित। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है। स्थान राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, और तीसरी बात राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग। तीनों के आंसर अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझ लो, एक ही बार में लाइफ टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिले का जो माउंट आबू है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जो है पहले स्थान पर आता है। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू कौन से जिले में? सिरोही जिले में। और कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? या 150 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं पूरे जिले की तो जिला आएगा झालावाड़। झालावाड़ ऐसा जिला है जो राजस्थान के किसी भी अन्य जिले से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये माउंट आबू और झालावाड़ ऐसे कैसे। तो देखो पूरे जिले का हम औसत निकालते हैं ना भाई, सब जिलों का औसत निकालते हैं, तो सब जिलों में झालावाड़ ऐसा स्थान आता है जहां वर्ष में सर्वाधिक वर्षा ये प्राप्त करता है। लेकिन माउंट आबू का क्या है? ये अत्यधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये अत्यधिक वर्षा को प्राप्त, इसमें जो वर्षा यहाँ पर होती है। लेकिन सिरोही के इस माउंट आबू को छोड़ करके ना इतनी वर्षा ये प्राप्त नहीं करता। माउंट आबू पर तो 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसकी चोटी पर ऊपर, लेकिन बाकी की सिरोही की जो वर्षा है वो काफ़ी कम है, इसलिए ये सिरोही जो है झालावाड़ से पिछड़ जाता है। फिर मैं पूछूं भौतिक विभाग, यानी रेगिस्तान में या अरावली पर या मैदान पर या पठारी क्षेत्र, चारों का अलग अलग औसत निकाला जाता है तो अपना भौतिक विभाग आता है जो है ये दक्षिण का पठार। हाड़ौती इसमें पहले नंबर पर आएगा। स्थान माउंट आबू, जिला पूछा जाए तो झालावाड़, और भौतिक विभाग पूछा जाए तो हाड़ौती का पठार पहले नंबर पर आता है। कन्फ्यूजन उम्मीद करती हूँ आप एकदम क्लियर कर गए होंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ, देखो कई चीज़ों में और भी इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला है जो मानसून को भी काफ़ी प्रभावित करता है। जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो क्या होती है? इसके समानांतर निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। बारिश हमेशा ज़्यादा कहाँ होती है? जैसे मानसूनी हवाएं चल रही है, सामने कोई अवरोध आ गया तो क्या होता है? वो पर्वत से टकराएगी और वहीं पर जो है बारिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या करती है अरावली पर्वतमाला? अवरोध का काम नहीं करती, ये इसके दोनों तरफ साइड से सीधी निकल जाती है। इसीलिए माउंट आबू में है जो बारिश अधिक होती है, क्योंकि इसकी ऊंची चोटी है, चोटी से ये जो मौसमी मानसूनी हवाएं टकराती है और आगे नहीं बढ़ पाती, और ऊपर उठने के लिए जो है उसको अपनी कुछ नमी को वहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए कहीं पर भी आप देखो विश्व के किसी भी पर्वत पर जिस साइड से मौसमी जो मानसूनी हवाएं आ रही है, जिस साइड से टकरा रही है, उस तरफ हमेशा वर्षा बहुत अधिक होती है, जिसको पवन मुखी भाग कहते हैं। और पवन विमुखी विपरीत वाले भाग पर वर्षा बहुत ही कम होती है। अपना जो भारत है, भारत का जो ये पश्चिमी घाट है, ये इसका जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। इधर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि दूसरा वाला जो हिस्सा है विमुखी वाला भाग, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, मतलब सूखे की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो अरावली पर्वतमाला की अगर जो दिशा अगर ऐसे नहीं होती ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, तब ये जो दक्षिणी भाग है काफ़ी अधिक बारिश जो है करवा पाता है यहाँ पर। अपवाह तंत्र में भी ये इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम की तरफ
की जो नदियां हैं वो गिरती है अरब सागर में, और अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ की अधिकांश नदियां जो है गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यानी जो अपनी चंबल और इसकी सहायक नदियां पहले मिलती है यमुना में, और यमुना मिल जाती है गंगा में, और गंगा फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ की मैं औसत वर्षा की बात करूँ अरावली पर्वतमाला की, तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। यानी माउंट आबू में 150 होती है, तो कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ कम वर्षा होती है, लेकिन अगर इनका औसत निकाला जाए ना कम और अधिक वाले भाग का, तब यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा ये प्राप्त करता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ आपको पता होगी, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कंजर वगैरह। तो आप किसी भी स्थान पर देख लो, ज़्यादातर जो जनजातियाँ रहेंगी वो हमेशा पर्वतीय स्थानों पर रहती है, क्योंकि जनजातियाँ वो क्या होती है कि आम जो जातियाँ होती हैं उनसे अलग रहना पसंद करती, वो पसंद नहीं करती है, वो उनका संपर्क पसंद नहीं करती, तो वो ऊंचे और दुर्गम स्थानों पर रहना पसंद करती है। इसलिए राजस्थान की अधिकांश जो जनजातियां हैं वो अरावली पर्वतमाला पर रहती है। जैसे एक तो इसका अपवाद है सांसी जनजाति है जो मुख्य रूप से भरतपुर में रहती है। बाकी जनजातियां डामोर जैसे सिरोही में रहती है वगैरह, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया अरावली पर्वतमाला पर ज़्यादातर निवास करती है। फिर मैं बात करूँ कि यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है, उप आर्द्र है, कैसी है? तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र, यानी यहाँ नमी की मात्रा ना तो रेगिस्तान जितनी कम है और ना ही ये दक्षिणी पठार जितनी है, मतलब मध्यम रूप से यहाँ की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र प्रकार की यहाँ की जलवायु है। अब हम बात करते हैं अरावली की जो पर्वतमाला है उसके उप विभागों की। देखिए, जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम थोड़ा सा जल्दी लेंगे, और जो चीज़ हमें याद करनी है और अच्छे से समझने की ज़रूरत है उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली अलवर, दौसा और जयपुर, जिसमें सीकर और झुंझुनू को भी शामिल करते हैं। उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की जो सीमा का निर्धारण कौन करता है? सांभर झील। सांभर झील किन जिलों में फैली हुई है? नागौर और जयपुर में। नागौर में इसका थोड़ा सा हिस्सा है, जबकि अधिकांश इसका हिस्सा जयपुर जिले में है, और जयपुर जिले के पास ही इसका आधिकारिक जो है रख रखाव का दायित्व भी है। उत्तरी अरावली की मैं बात करूं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ किस जिले में है? सीकर जिले में 1055 मीटर। ये फैक्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरी ऊंची चोटी जो है खो का है, जयपुर में, ऊंचाई है इसकी 920 मीटर। फिर हम बात करेंगे दर्रे की, तो उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं है। देखो, दर्रे किसे कहते हैं? जैसे अरावली पर्वतमाला है, इसकी ये जो चोटियां हैं, आपको क्या है, पश्चिम से पूर्व जाना है, पूर्व से पश्चिम जाना है, तो आप क्या करोगे? इस चोटी के ऊपर से जाओगे या इस दर्रे में से जाओगे? सीधी सी बात है कि दर्रे में से जाएंगे, हमें इतनी जो है अधिक चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। या आप तो ये कहोगे ना जी ना, हम तो जो है इसकी चोटी पे चढ़ के ही जाएंगे चाहे जो हो। तो ठीक है, ये जो संकीर्ण जो नीचे घाटियां होती है ना, इनको कहते हैं दर्रा, नाल या घाट, जिनसे होकर के हम जो है पर्वतों को पार करते हैं, उसको बोलते हैं दर्रे, नाल या घाट। तो उत्तरी अरावली में जो है इम्पोर्टेंट कोई भी दर्रा नहीं है। फिर चलते हैं हम मध्य अरावली। मध्य अरावली सांभर झील की दक्षिणी सीमा से होता है और अजमेर जिले को इसमें शामिल करते हैं। इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की मेरियाजी, जो अजमेर में है। इसकी ऊंचाई है 930 मीटर, और अजमेर का जो टॉडगढ़ दुर्ग है वो इस मेरियाजी चोटी पर ही जो है बना हुआ है। दूसरी इसकी ऊंची चोटी है तारागढ़ अजमेर में, और 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी इसकी ऊंची चोटी है नाग पहाड़, 795 मीटर। देखिए, इनमें समझाने वाली इतना कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो फैक्ट है, हमें याद करना पड़ेगा मेरियाजी कहाँ है, अजमेर में, और इसकी ऊंचाई कहाँ कितनी है।
930 मीटर। दर्रे, अगर हम दर्रों की बात करें तो मध्य अरावली में जो अजमेर है, अजमेर का भी जो ब्यावर है उसमें ज़्यादातर दर्रे हैं। सूराघाट, अरनिया, शिवपुरी, पारवेरिया, पीपली और झीलवाड़ा। मध्य अरावली का एक ऐसा दर्रा है जो कि अजमेर में नहीं है, वो है पाली में। उस दर्रे का नाम है बर पाली। दक्षिणी अरावली की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी अरावली की मुख्य जो प्रमुख चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिणी अरावली की नहीं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली की ही नहीं राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो है गुरु शिखर सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कई जगह आपको 1727 मीटर भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो उसका कारण ये है कि कई जगह क्या किया गया है कि इस गुरु शिखर के ऊपर एक जो है मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर की ऊंचाई को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, तब 1727 मीटर आती है। जबकि सिर्फ जो है इस चोटी की बात की जाए तो 1722 मीटर है। और इस गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहते हैं। और ये नाम जो है संतों का शिखर वो किसने दिया है, तो वो नाम दिया है कर्नल जेम्स टॉड ने। गुरु शिखर को है जो संतों का शिखर नाम दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी है शेर सिरोही, जो 1597 मीटर ऊंची है। दिलवाड़ा सिरोही में है, 1492 मीटर है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर। कुंभलगढ़ है जो है राजसमंद में, 1224 मीटर। अब हम बात करते हैं दर्रे। देखिए यहाँ के जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दर्रों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देसूरी की नाल। देसूरी की नाल जो दर्रा है वो कौन से जिले में है, पाली जिले में, ठीक है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। आपसे पूछा जाए मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए, तो आपको बताना है देसूरी की नाल। दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है इसकी, ये जो जितने भी दर्रे हैं ना, उन सब दर्रों में से सबसे संकरा दर्रा यही है, यानी पर्वत और उसके बीच का जो ये स्थान है ये सबसे संकरा है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि सोमेश्वर की नाल, तो देखिए सोमेश्वर की नाल है जो पाली में है और पाली को ये राजसमंद से जोड़ता है। पाली से राजसमंद जाना है, राजसमंद से पाली, तो आपको कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा, सोमेश्वर की नाल। उसके बाद मैं बात करूं कामली घाट, तो कामली घाट कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में है। उसके बाद मैं बात करूं गोरम घाट, तो गोरम घाट कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में। आपको सब दर्रों के जिले याद करने पड़ेंगे, कौन सा दर्रा किस जिले में है, और कुछ उसकी खासियत है कई कई दर्रों की, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। गोरम घाट है, राजसमंद में है। इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जो जोधपुर उदयपुर के बीच का जो रेल मार्ग है, ठीक है, जो रेल मार्ग है जोधपुर उदयपुर के बीच, वो इस गोरम घाट से होके गुजरता है। मतलब पर्वत चोटी के ऊपर से थोड़ी ना रेल जाएगी, बीच का जो संकीर्ण स्थान है उसी से गुजरेगी। तो जोधपुर उदयपुर का जो रेल मार्ग है वो कौन से दर्रे से गुजरता है, गोरम घाट दर्रे से। इस बात को आप नोट कर लीजिए और अपने ध्यान में रखिए। देबारी उदयपुर जिले में, हाथी दर्रा उदयपुर जिले में। उसके बाद आती है केवड़ा की नाल, ये कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। और ये जो दर्रा है ना, उदयपुर बेसिन और उदयपुर शहर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो उदयपुर बेसिन को उदयपुर शहर से जोड़ता है, तो आप कहेंगे केवड़ा की नाल। फिर हम बात करते हैं फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर में है
और ये दर्रा भी है जो उदयपुर बेसिन को उदयपुर शहर से जोड़ता है। यानी उदयपुर बेसिन में आप हो, वहाँ से उदयपुर शहर में जाना चाहते हो तो जो दो दर्रे हैं जिनसे होके आप जा सकते हो, केवड़ा की नाल से और फुलवारी की नाल से। फुलवारी की जो नाल जो दर्रा है, इसकी एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात और है कि ये जो दर्रा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे अधिक विस्तृत है। सबसे सकरा कौन सा था? देसूरी की नाल, जबकि जो संकरा दर्रा कौन सा है? फुलवारी की नाल। फिर हम बात करते हैं हाथीगुड़ा। ये कहाँ है? हाथीगुड़ा दर्रा है वो राजसमंद में है और राजसमंद और पाली को ये जोड़ता है। और जो राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, वो जो दुर्ग है वो इसी हाथीगुड़ा के समीप बना है। फिर हम बात करते हैं झीलवाया पगल्या की नाल। कई बार जो नाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें झीलवाया पगल्या से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये जो है दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दर्रा है जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, तो हम कहेंगे झीलवा, या जिसका दूसरा नाम है पगल्या की नाल। फिर है हल्दी घाटी। ये जो है राजसमंद में है। ये आपको शायद याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतिहास आपने पढ़ा है तो महाराणा प्रताप के बिना है जो राजस्थान का इतिहास अधूरा है। और अगर महाराणा प्रताप आपने पढ़ा है तो हल्दी घाटी के बिना महाराणा प्रताप अधूरा है। तो हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद में है। राजसमंद को ये पाली से जोड़ता है। दूसरी बात यहाँ की इम्पोर्टेंट है कि इस दर्रे के पास जो है चंदन के पेड़ हैं वो बहुतायत से पाए जाते हैं। उसके बाद जो है बोरांग घाट। बोरांग घाट कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में है। ये माउंट आबू को उदयपुर से जोड़ता। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ और दर्रे हमने देख लिए। देखो दक्षिणी अरावली के जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, आबूखंड और आबूखंड सिरोही में और मेवाड़ प्रदेश। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी टर्मिनोलॉजी। तो हम उससे संबंधित ही जो है बातों को देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आबूखंड जो है सिरोही में, यहाँ भागकर पूछा जाता है कई बार, भागकर क्या है? तो पूर्वी सिरोही में, सिरोही के भी पूर्व वाले हिस्से में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं जिनको कि भागकर कहते हैं। तीव्र ढाल वाली यानी वो काफ़ी जो है उनका जो पहाड़ियों का ढलान है ना वो तीव्र है, यानी इस तरीके से नहीं है, वो एकदम खड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उड़िया पठार। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। ये इससे संबंधित आपको फैक्ट एकदम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उड़िया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 1360 मीटर। और इसी जो पठार पर है वो माउंट आबू शहर बसा हुआ है। राजस्थान का ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर भी है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब काफ़ी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती है। तो ये जो है राजस्थान का जो है गर्मियों में यहाँ जो है गर्मी कम रहती है। इसकी दूसरी बात है, खास बात है, वो है ये पर्वत पदीय पठार है। पर्वत पद का मतलब क्या होता है? देखो पर्वत पद यानी पाँव या पैर। तो एक तरफ पर्वत है और पर्वत के पास ही समीप ही नीचे क्या है? पठार है। तो ऐसे पठार को जिसके पास में ऊंचा पर्वत है और नीचे पठार है तो ऐसे पठार को हम कहते हैं पर्वत पदीय पठार। और इसी पठार पर जो है नक्की झील भी है माउंट आबू में। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी एक मुंह के द्वारा उसमें से जो है लावा बाढ़ निकलता है, तो इस जो मुंह को बोलते हैं वो बोलते हैं क्रेटर। उसके बाद यहाँ पर दो चट्टानें भी हैं। वो चट्टानें भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं क्योंकि
टॉड रॉक और नन रॉक। टॉड रॉक है जो ऐसे आपको दूर से देखोगे तो एक मेंढक की आकृति में जैसे दिखाई देती है, नन रॉक एक औरत की आकृति में दिखाई देती है। तो जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं वो इनको जरूर देखते हैं, टॉड रॉक और नन रॉक। कई बार पूछा जाता है टॉड रॉक और नन रॉक कहाँ है, तो सिरोही के माउंट आबू में टॉड रॉक और नन रॉक चट्टानें हैं। रॉक यानी चट्टानें। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ प्रदेश की। मेवाड़ प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं बोराट का पठार। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बोराट का पठार कहाँ है, किन के मध्य है, तो गोगुंदा और कुंभलगढ़, इन दो स्थानों के बीच में एक पठारी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं जो है बोराट का पठार। गोगुंदा है उदयपुर जिले में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में। उदयपुर और राजसमंद के गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी हिस्सा है उसको बोलते हैं बोराट का पठार। फिर आता है ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, ये जो दो स्थान है इनके बीच का जो पठारी एरिया है उसका नाम है ऊपरमाल। ऊपरमाल और बिजोलिया आपको याद आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बिजोलिया आंदोलन आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होगी, ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो कि मन्ना पटेल के नेतृत्व में है, जिसका निर्माण किया गया था। तो ऊपरमाल, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठारी एरिया है उसको कहते हैं। फिर आता है भोमट पठार। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो एरिया फैला हुआ है वो पठारी भाग है और उसको बोलते हैं भोमट पठार। भोमट पठार इसका नामकरण किए जाने का कारण है कि इस एरिया में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में एक भोमट भील जनजाति निवास करती है, इस वजह से इस एरिया का नाम ही हो गया भोमट पठार। जो है भोमट भील आंदोलन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतिहास में। फिर हम बात करते हैं लासोड़िया पठार। लासोड़िया पठार है उदयपुर में। फिर हम बात करते हैं मेसा का पठार। तो मेसा का पठार है कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया वो इसी चित्तौड़गढ़ के जो है मेसा के पठार पर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गिरवा। देखिए गिरवा उदयपुर के आसपास जो अर्धचंद्राकार या तस्त्री नुमा आकृति में फैली हुई जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं। यानी उदयपुर है, उदयपुर के आसपास अर्धचंद्र बनाते हुए पहाड़ियां फैली हुई है, तस्त्री नुमा पहाड़ियां फैली है, उन्हीं को वहाँ जो है लोग गिरवा कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम देसहरों। उदयपुर जिले में दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है जरगा, दूसरे का नाम है रागा। ये रही हमारी जरगा और ये रही रागा। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक पठारी सा हिस्सा है और इस पठारी के हिस्से में जो है ना वनस्पति वो काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। यानी ये वाला हिस्सा है ना सदा हरा भरा बना रहता है, इसलिए इसको कहा गया है देसहरों। देसहरों को अगर आप सदाहरों याद रख लो ना तो हमेशा याद रह जाएगा कि जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं और इनके बीच में हमेशा हरा भरा रहने वाला जो स्थान है उसको देसहरों कहते हैं। यानी ये ऐसा देश है जो हमेशा हरा भरा रहता है। फिर अगला है काकनवाड़ी। देखिए काकनवाड़ी है वो वैसे उत्तरी अरावली में है और ये अलवर में है। फिर है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की। देखिए इसको आप कैसे याद रखोगे? मेर से मेवाड़, वाड़ा से मारवाड़ा। तो मेवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से जो अलग करती है पहाड़ियाँ उनको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। आपको दो नाम याद करने हैं, इससे जुड़े हुए हैं दोनों नाम, मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ का तो है मैदान और मेवाड़ का है पठार। इन दोनों के बीच में एक तरफ मैदान है और एक तरफ पठार है और इन दोनों के बीच में जो है पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन मैदान और इस पठार को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं उसको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। फिर है मगरा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है जो पहाड़ियाँ, उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित जो है पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा। फिर आता है मालखेत। सीकर के अंदर जो अरावली की कुछ पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय रूप से कहते हैं मालखेत की पहाड़ियाँ।
उसके बाद बात करते हैं 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से तो है बाड़मेर में और थोड़ी सी फैली हुई है जालोर में। इन पहाड़ियों को कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। कई बार आपने नाम भी सुना होगा कि मैडम ये शायद प्रतापगढ़ वाला हिस्सा रह गया, तो देखिए वो 56 की पहाड़ियाँ नहीं है, वो 56 का मैदान है जहाँ पर माही नदी बहती है। माही नदी जहाँ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बहती है उसको बोलते हैं 56 का मैदान। अगर 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं तो वो आता है बाड़मेर और जालोर में, मुख्य रूप से बाड़मेर और कुछ हिस्सा जालोर में। और जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो ये थी हमारी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। जब आप बताते हो, कमेंट करते हो, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। कुछ मैं मानती हूँ कि कुछ मानवीय जो भूल भी हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे तो मेरे भी ध्यान में आएगी, आगे से जो ऐसी गलतियाँ ना हो, प्लस जो कुछ सुधार करना है वो भी मैं कर सकूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको जो मेरी मेहनत है वो मेहनत अगर आपको लगता है मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अरावली के एक नए उपविभाग के उसमें वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।